आज हम बात करते हैं भारत पर जब 11वीं 12वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो तुर्कों के आक्रमण के बाद में भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तुर्कों की सफलता का मुख्य परिणाम भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके गुलाम और सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। गौर अथवा गजनी पर उसका आधिपत्य असंभव था। इस कारण भारत में एक पृथक स्वतंत्र राज्य की स्थापना उसके लिए एकमात्र मार्ग था। गजनी और गोरी के समय का इतिहास वास्तव में मध्य एशिया के इतिहास का एक अंश है, परंतु ऐबक के समय का इतिहास भारत का इतिहास है। दिल्ली सल्तनत की नींव का आधार महमूद गजनवी के सफल आक्रमणों ने ही तैयार कर दिया था। उसके सैनिक अभियानों की सफलता ने भारतीयों के तुर्कों के विरुद्ध युद्ध करने के मनोबल को दुर्बल कर दिया था और उसके द्वारा मुल्तान और पंजाब पर अधिकार किए जाने से मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण किए जाने के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। मोहम्मद गोरी ने गजनवी वंश के अंतिम शासक मलिक खुशरब को समाप्त करके पंजाब को जीता और भारत में अंदर प्रवेश करने के लिए उसे अपने आक्रमणों को आधार बनाया। मोहम्मद गौरी द्वारा उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग पर अधिकार किए जाने से दिल्ली सल्तनत के निर्माण का दूसरा चरण आरंभ हुआ। मोहम्मद गौरी की मृत्यु और उसके उत्तराधिकारी उसके भतीजे का दुर्बल होना दिल्ली सल्तनत की स्थापना का अंतिम चरण सिद्ध हुआ। गौरी की मृत्यु के पश्चात वस्तुतः उसके सरदारों में से गजनी में ताजुद्दीन यल्तीज़, नसरुद्दीन कुवाजा ने उच्च मुल्तान और सिंध में तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर और दिल्ली में अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण कार्य को आरंभ किया। उसने दिल्ली सल्तनत को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक किया, उसे गजनी के शासकों के कानूनी आधिपत्य से मुक्त किया और उसे एक स्वतंत्र राज्य बनाया। इसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के मुख्य शत्रु ताजुद्दीन यल्तीज़ और नसरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया और सुल्तान का पद ग्रहण किया। खलीफा से उस पद की स्वीकृति प्राप्त की और इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को पूर्ण किया और दिल्ली सल्तनत को कानूनी तथा व्यावहारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। तुर्कों की सफलता के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तुर्की राज्य यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के पश्चात केंद्रीय राज सत्ता को पुनः दृढ़ करने और सामंतवादी व्यवस्था को नष्ट करने के प्रयास आरंभ हुए। इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक जैसे शासक इस कार्य में पूर्णतः सफल भी रहे। इन शासकों ने प्राय संपूर्ण उत्तर भारत में समान शासन व्यवस्था की स्थापना करने में भी सफलता प्राप्त की। तुर्कों का शासन मूलतः सैनिक शक्ति पर आधारित था। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने विस्तृत राज्य की सुरक्षा के लिए उसे इक्ताओं सूबों में विभाजित किया, वहाँ इक्तादारों की नियुक्ति की। इन इक्तादारों के पास बड़ी सेनाएं रहती थीं और अपने इक्ता के संबंध में इक्तादार के प्राय वही अधिकार थे जो सुल्तान के संपूर्ण राज्य के साथ थे। परंतु इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता ये थी कि प्रथम इक्तादार के अधिकार पैतृक नहीं थे और द्वितीय एक इक्तादार अपने इक्ता का स्वामी नहीं था, बल्कि मूलतः लगान वसूल करने वाला और शांति स्थापित करने वाला प्रधान अधिकारी मात्र था। उसका स्थानांतरण किया जा सकता था। इस कारण इस व्यवस्था ने राजपूती सामंत व्यवस्था को नष्ट करने में सहयोग दिया और शासन तथा अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण भी संभव हुआ, जो परिवर्तन नवस्थापित तुर्की राज्य को दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुए। उस समय से भारत का एकाकीपन समाप्त हो गया। राजपूत युग में भारत का विदेशियों से संपर्क समाप्त हो गया था।
तुर्कों के भारत में प्रवेश ने भारत के संपूर्ण एशिया और अफ्रीका से पुनः स्थापित कर दिए। मुख्यतः ये संबंध सांस्कृतिक और व्यापारिक रहे। बहुत बड़ी संख्या में इस्लामी प्रदेशों से विद्वान, संत, मुख्यतः सूफी संत, व्यापारी, कलाकार और कारीगर भारत आए, जिन्होंने भारतीय समाज, धार्मिक विचार, वेशभूषा, साहित्य, कला, मुख्यतः स्थापत्य कला आदि के विकास में भाग लिया तथा विभिन्न परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हुए। इस प्रकार भारत के उद्योगों और व्यापार पर भी इन संबंधों का प्रभाव पड़ा और दोनों ही क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि हुई। तुर्क शासकों ने अपने नगरों के द्वार सभी वर्ग, जाति, धर्म और नस्ल के व्यक्तियों के लिए खोल दिए। उन नगरों में मजदूर, शासक, शिक्षित वर्ग, व्यापारी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि सभी व्यक्ति निवास करने लगे। विदेशों से भी बड़ी संख्या में विभिन्न व्यवसायों के कुशल कारीगर इस समय भारत आए। इन सभी से नगरों या शहरों में उद्योग, व्यवसाय और व्यापार की प्रगति हुई तथा उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। तुर्क विभिन्न व्यवसायों की प्रगति में रुचि रखते थे। उनका सरोकार इस बात से नहीं था कि किस व्यवसाय को किस जाति का व्यक्ति करेगा। इससे भारत की जाति व्यवस्था पर आधारित व्यवसायों को अपनाए जाने की व्यवस्था को चोट पहुंची। अब व्यवसाय का आधार मुख्यतः जाति नहीं रहा, अपितु कारीगर की कुशलता हो गया। इससे विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की उन्नति में सहायता मिली। जाति परिवर्तन संभव हुए तथा विभिन्न व्यवसायों द्वारा आर्थिक और जातिगत उन्नति संभव हुई। तुर्कों द्वारा गांवों के शासन में अधिकांशतः हस्तक्षेप नहीं किया गया, परंतु अलाउद्दीन जैसे शासक ने लगान वसूल करने वाले पैतृक अधिकारी अथवा बिचौलियों को हटाकर ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। बाह्य देशों से संबंध, प्रशासकीय एकता, नगरों के विकास, मुद्रा व्यवस्था आदि ने व्यापार और उद्योगों की उन्नति में भाग लिया, जिससे भारत के आर्थिक विकास में सहायता मिली। कुशल मुसलमान कारीगरों के विदेश से भारत आने से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। मुसलमानों की दास प्रथा ने भी, जिसके अंतर्गत दासों को विभिन्न व्यवसायों में लाकर योग्य बनाया जाता था, उत्पादन में वृद्धि की और उद्योगों को बढ़ावा दिया। इस काल में उद्योगों की उन्नति हुई, व्यापार की भी उन्नति हुई, नवीन शहरों का निर्माण हुआ। तुर्क शासन काल में फारसी भाषा प्रशासन की भाषा स्वीकार की गई। हिंदू और मुसलमान दोनों ने उसे सीखा, जिससे दोनों की संस्कृतियों के समन्वय में सहयोग प्रदान हुआ। इस काल की एक मुख्य विशेषता मदरसों की स्थापना थी। इससे पहले मस्जिदों में शिक्षा की व्यवस्था थी, परंतु सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने समय में 2 मदरसे खोले। उसके पश्चात सल्तनत युग में विभिन्न मदरसे खुले, जो कि शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बने। तुर्की शासन ने हिंदुओं की जाति व्यवस्था पर गंभीर आक्रमण किया। निसंदेह जाति व्यवस्था हिंदू समाज से नष्ट नहीं हुई, परंतु तब भी जाति विभेद और छुआछूत की भावना की अवहेलना अवश्य हुई तथा पदजलित जातियों को शासन से सुरक्षा प्राप्त हुई। तुर्कों ने भारत के सैनिक संगठन, युद्ध के तरीकों में भी परिवर्तन किया तथा उन्हें बेहतर बनाया। सैनिक संगठन में सामंतवादी प्रभाव नष्ट हुआ, केंद्रीय सेनाओं का निर्माण हुआ, घुड़सवार सेना के संगठन पर बल दिया गया, शस्त्रों में सुधार हुआ, सेना में सभी जाति और नस्ल के व्यक्ति भर्ती किए गए, जिससे सेना की गतिशीलता बढ़ी। इन सभी परिवर्तनों से भारतीय सेना की शक्ति में वृद्धि हुई और वह एशिया की श्रेष्ठ सेना का समकक्ष हो गई। खिलजी इसी कारण मंगोलों को भीषण आक्रमणों को विफल करने में सफल हुआ। तुर्कों के भारत प्रवेश ने इस्लाम और हिंदू धर्म को निकट आने का अवसर प्रदान किया, जिससे भारत में उस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ जिसके निर्माण में दोनों धर्मों के व्यक्तियों ने भाग लिया। निसंदेह तुर्कों और भारतीयों में परस्पर संघर्ष भी होते रहे, परंतु अंततः दोनों के समन्वय के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ और एक नवीन भारतीय समाज का निर्माण हुआ, जो पहले के समाज से भिन्न था।